हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री की कुछ बेसिक टर्म हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैं या कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैं, या इसी में हम लोग जैसे लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है या इसी में पीएच वगैरह है, ये सभी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हम लोग देख लेते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में ये हमें किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी केमिकल्स का नेचर एसिडिक है या बेसिक है, इनके बारे में नॉलेज देता है। अब हम लोग जो पीएच की स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे कि इनका उपयोग क्या है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो सबसे पहली जो थ्योरी है या जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्योरी जो दी गई हैं अलग अलग। तो इसमें सबसे जो पहली थ्योरी है वो आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने ये बताया, आर्हेनियस ने अपने कॉन्सेप्ट में, कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड और बेस, इन्होंने ये बताया कि एसिड जो होते हैं वो H आयन डोनेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में, है ना। तो वो हमेशा क्या देते हैं, H आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशंस में मतलब वाटर के सॉल्यूशंस में ये H आयन देते हैं, और जो बेस होते हैं वो OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशंस। ये आर्हेनियस ने अपने एसिड बेस कॉन्सेप्ट में बताया। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड्स क्या होते हैं, जैसे इनके एग्जांपल मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एसिड्स में जैसे HCl है, HNO3, H2SO4, CH3, COOH, etc, H3PO4, etc। ये सभी जो अपने एक्वस सॉल्यूशंस में H आयन देते हैं तो वो सभी एसिड्स कहलाते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमने एक दो, जैसे ये वीक एसिड है और ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन सभी ये H आयन देते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स का पार्ट है जो अभी हम लोग इसी में आगे डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, तो ये हम लोग अभी देख लेंगे। और इसमें जो बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशंस में, ये बात आपको याद रखनी है कि एक्वस सॉल्यूशंस होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशंस में OH आयन देते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और हम लोग मान लेते हैं एक वीक बेस भी मान लिया हमने NH4OH। तो ये सभी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये सभी एसिड्स हैं और ये बेस हैं। कौन से, जो अपने एक्वस सॉल्यूशंस में H आयन देते हैं वो एसिड कहलाएंगे, और जो OH आयन देंगे वो बेस कहलाएंगे। अब इनको जब भी हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पर Na+OH आयन OH- देगा, ये K+OH- देगा, ये Ca2+ और OH- देगा। तो ये सभी जो अपने एक्वस सॉल्यूशंस में OH आयन डोनेट करते हैं तो या जनरेट करते हैं तो उनको हम OH आयन बेस कहते हैं, और एसिड में ये सभी H आयन जनरेट करते हैं। अब ऐसे ही सेकंड जो थ्योरी है, सेकंड थ्योरी है हम लोगों की ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब एसिड बेस कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें जो एसिड्स होंगे, एसिड और बेस, इसमें एसिड्स कौन होंगे,
यहाँ पर उन्होंने प्रोटॉन बोला है, H प्लस आयन को ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने प्रोटॉन बोला है। प्रोटॉन डोनर होते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे एसिड जो होगा वो प्रोटॉन डोनर होगा। प्रोटॉन का मतलब H प्लस डोनर होगा, और जबकि बेस जो होगा वो प्रोटॉन H प्लस एक्सेप्टर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अब हम लोग इसमें देखते हैं, एक रिएक्शन के थ्रू मान लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ये मान लिया कि जैसे अमोनिया है NH3 है, तो अब हमने इसमें वाटर में हम जब इसको डिजोल्व करते हैं तो हमें मिलता है NH4। इसने क्या किया, इसने H प्लस, ये H प्लस और OH माइनस से मिलकर बना है। तो ये H आयन अमोनिया ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अमोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पर NH4 प्लस OH माइनस बन जाता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि प्रोटॉन जो एक्सेप्टर है और जो डोनर है, तो डोनर है वो एसिड का काम करेगा और जो एक्सेप्टर है वो बेस का काम करेगा। तो यहाँ पर ये बेस का काम कर रहा है और ये एसिड का काम कर रहा है। तो ये बेस का काम कर रहा है और ये एसिड। तो अब यहाँ पर जो इनसे मिलकर बनने वाले जो ये प्रोडक्ट हैं, ये बेस से बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड और ये एसिड से बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और ये यहाँ पर एसिड का काम कर रहा है क्योंकि ये H आयन डोनेट कर रहे हैं, ये H आयन डोनेट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ये कॉन्जुगेट। यहाँ पर एसिड है तो ये बेस बन जाएगा। क्लियर? तो ये एसिड बेस पेयर्स कहलाते हैं। इसी का हम एक एग्जांपल और मान लेते हैं। एग्जांपल 1 है और ऐसे ही इसमें 2 हमने माना। तो इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि जैसे और अदर एग्जांपल, जैसे हम इसका एसिटिक एसिड में मान लेंगे तो एसिटिक एसिड में भी ये एसिड क्या करेगा, एसिड डोनेट कर देगा। तो एसिड डोनेट कर देगा तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें जो एसिड H आयन डोनेट कर रहा है तो वो एसिड है। अब हम लोग देख लेते हैं इसी में CH3COOH वाटर में ले जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये एसिड है तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, H प्लस दे देगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। इसमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट होने के बाद अब देखो यहाँ पर ये एसिड है तो ये बेस बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो इनमें आपको याद रखना है कि ये चीज़ें आपको एसिड और बेस आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लोग ये देख लें कि यहाँ पर H प्लस है तो ये हो जाएगा एसिड है। तो यहाँ से जो हमें ये इसका प्रोडक्ट मिलेगा, एक प्रोटॉन डोनेट करने के बाद तो एसिड से हमें कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिल जाता है। और जबकि यहाँ पर ये वाटर है तो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो ये बेस है, यहाँ पर बेस है तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। कॉन्जुगेट यहाँ पर ये बन जाएगा एसिड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एक्चुअल में वाटर जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का है, तो यहाँ पर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर लेता है और प्रोटॉन को डोनेट भी कर देता है। ये बात आपको याद रखना है। अभी हम लोग एम्फोटेरिक भी इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो एक्चुअल में है वो बिल्कुल वैसे ही, जैसे ही देखो इसमें
वाटर एम्फोटेरिक या एम्फोलिटिक या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह बिहेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर है जब बेस के साथ ये बिहेव कर रहा है एसिड जैसा और एसिड के साथ ये बिहेव कर रहा है बेस जैसा, तो जब ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसमें ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें एक बात नोट करने की है कि यहाँ पर जैसे ये है तो ये एस्टिक एसिड है। एस्टिक एसिड जो होता है वीक एसिड है, तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। और जबकि यहाँ पर ये अमोनिया है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर वीक बनेगा, या यहाँ पर वीक है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अपोजिट मतलब कॉन्जुगेट बनने के बाद इनके नेचर्स भी अपोजिट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होगा तो वीक हो जाएगा, वीक होगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग एसिड बेस कॉन्सेप्ट की थर्ड थ्योरी पे चलते हैं, जिसको हम कहते हैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट पहले नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं लुईस एसिड बेस एंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हम लोगों का जो थर्ड है वो आ जाएगा लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसको जी.एन. लुईस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, साइंटिस्ट के नेम से है ये, जी.एन. लुईस के नाम के साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इन्होंने ये बताया कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स और जो बेस हैं, तो एसिड जो होते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बेस पर अपनी थ्योरी बताई है। तो इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जबकि बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अब हम लोग इनके एसिड और बेस देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे जो एसिड हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर हैं। इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर हैं, इसका मतलब या तो इसमें डी ऑर्बिटल होना चाहिए या तो इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, बोरान ट्राइफ्लोराइड है, SnCl2 है, SnCl4 है, ZnCl2, FeCl3 etc। ये सभी जितने भी ये कंपाउंड्स दिए गए हैं इनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, या तो इनमें डी ऑर्बिटल पाई जा रही है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स पाई जाती है। क्लियर? ऐसे ही बेस आते हैं। बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी तभी तो डोनेट कर पाएंगे, या अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन तभी ये डोनेट कर पाएंगे। इसका मतलब इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, लुईस बेस कहते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे अमोनिया है, अमोनिया NH3 है, यहाँ पर लोन पेयर्स पाए जा रहे हैं। वाटर है, यहाँ पर भी लोन पेयर्स है। ईथर है ROR, यहाँ पर भी लोन पेयर्स पाए जा रहे हैं। ऐसे ही इसी में जैसे हमने OH माइनस मान लिया, इसमें भी लोन पेयर्स पाए जा रहे हैं। तो ये सभी जिसमें लोन पेयर्स पाए जाएंगे या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सभी क्या कहलाएंगे, लुईस बेस कहलाएंगे। ये आपको याद रखना है, ये आपका
एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि जनरल चीज़ें हैं केमिस्ट्री की, वो आपको पता होनी चाहिए। अब इसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, फिर इसके बाद पीएच हम लोग एक सेपरेट सोल्यूशन में देखेंगे, जिसमें आपको उनके न्यूमेरिकल्स भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट्स का कंप्लीट अगर डिटेल से स्टडी है तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हम लोगों को जनरल चीज़ें पढ़नी होती हैं। अभी जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने मोल्टन स्टेट या अपने एक्वस सॉल्यूशंस में कंप्लीट आयनाइज, या ये कह सकते हैं आयनाइज हो जाते हैं, तो इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस विच आर डिसोसिएटेड इन देयर आयन इन देयर मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशंस। तो एक्वस सॉल्यूशंस या मोल्टन स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस अपने आयनों में आयनाइज हो जा रहा है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग देख लेते हैं दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और यहाँ पर हम लोग देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आयनाइज्ड, यहाँ पर हम लोग इसमें समझ लें आयनाइज्ड their ions in molten state in their aqueous solutions। aqueous solutions का मतलब है वाटर में aqueous solution और in their molten state, their molten state। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपने मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशंस में अपने आयनों में आयनाइज हो जाते हैं, तो उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कह देंगे। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा कि नाम लग रहा है वह इनसे जस्ट अपोजिट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो किसी भी कंसंट्रेशन में, वाटर के किसी भी कंसंट्रेशन में, किसी भी डाइल्यूशन में अपने आयनों में कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं। कंप्लीट आयनाइज हो जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। इसमें एसिड बेस साल्ट सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, कंप्लीट आयनाइज, कंप्लीट आयनाइज्ड in any solution, in any dilution, in any dilution। डाइल्यूशन का मतलब है वाटर की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन वाटर, कंसंट्रेशन इन वाटर। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि डज नॉट आयनाइज कंप्लीटली, does not ionize completely in any dilution, any dilution। ये किसी भी डाइल्यूशन पे अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कितना भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस बना दें वाटर में, फिर भी ये कंप्लीट आयनाइज नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर में किसी भी कंसंट्रेशन में हम रिजॉल्व करते हैं तो ये कभी भी आयनाइज कंप्लीटली नहीं होते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसमें एसिड बेस सॉल्ट सब आ जाएंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में एसिड्स आ जाएंगे, कुछ बेस आ जाएंगे, कुछ सॉल्ट आ जाएंगे,
कुछ सॉल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इनके देख लेते हैं एग्जाम्पल, छोटा सा टॉपिक है। अभी एसिड में हम लोग देखते हैं जैसे HCl है, NO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, etc। ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं और एसिड हैं। वीक में क्या है, वीक बेस में, स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, etc। ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ये चीज़ याद रखना। सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बने जो सॉल्ट हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में साल्ट्स में आ जाएंगे। जैसे हम लोग कहेंगे KCl, यहाँ पर हम लोग देखें HCl और KOH में, तो यहाँ पर देखेंगे KCl है, NaCl है, CaCl2 है, etc। ये सभी जो होते हैं ये सॉल्ट्स में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आएंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आएंगे। देखें इसमें एसिड में जो वीक होगा वो ऑर्गेनिक एसिड आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में हम लोग समझ लेते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड है। तो फॉर्मिक एसिड में जो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो फॉर्मिक एसिड है। लेकिन ये मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड की कंपेरिजन में वीक ही होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे CH3 एसिटिक एसिड है, COOH, इसी में ऑक्सैलिक एसिड आ जाता है COOH, इसी को हम लोग C2H4O4 कहते हैं। ये ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड। अब हम लोग बेस में देख लेते हैं, तो बेस में क्या होगा, बेस में हम लोग देखते हैं कि बेस में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे अमोनियम के NH4OH, ऐसे ही अमोनियम से रिलेटेड और भी कई ऐसे बेस हो सकते हैं जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। ऐसे सॉल्ट्स में है, तो सॉल्ट में हम लोग ये देख लेते हैं जैसे अमोनियम एसीटेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस और एसिटिक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे इसमें CH3 COONH4, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग अमोनियम एसीटेट, इसका नाम होता है अमोनियम एसीटेट। ये सॉल्ट है वीक बेस और वीक एसिड का, तो ये कंप्लीट आयनाइज नहीं होता है। तो अब हम लोगों को इसमें सब ये पता हो गया, ये हम लोगों ने स्टडी कर ली कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में हम लोग pH के बारे में डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे या क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। तो इसमें हम लोग सिर्फ यहीं तक रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स तक, और pH की जो वीडियो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।